नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके। और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ते कोरोना के मरीज से और उस पे उत्पन्न या कंट्रोल करने वाली वैक्सीन से यदि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो, अस्पतालों में लूटने वाले पैसों से, स्कूलों में लूटने वाले प्रिंसिपलों से और कहीं मिलावटी सामानों से, इससे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी खूब आराम से देखें। लेकिन लड़ाई झगड़े की बहस देखने से पहले एक बार आप ये अवश्य सोच लें कि इन चीज़ों से आपका विकास हो सकता है या देश का विकास हो सकता है। अगर ऐसा आपको लगता है कि इससे देश का विकास हो सकता है, आपका विकास हो सकता है, तो आप अवश्य उन चीज़ों को देखिए। वरना मीडिया इस तरह से लगा हुआ है कि आपको इसका नुकसान एक न एक दिन तो उठाना ही पड़ेगा। यदि आप नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आपको लगता है कि इससे वास्तव में नुकसान होगा तो ऐसे चैनल्स को देखना बंद करें या कम करें, वरना आपको नहीं तो आपके बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे चैनल को देखना प्रारंभ करें जिसमें आपके देश के लिए समस्याएं हल करने का कोई तरीका हो या आपके देश के समाचार हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। फाइजर इंडिया को भारत में आपातकालीन स्थिति में कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से मंजूरी मिलने के बाद यह देश की पहली दवा फर्म बन गई है जो अब कोरोना वैक्सीन का आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। इस फर्म को अनुमति इसलिए दी गई है क्योंकि इसकी मूल कंपनी ने यूके और बहरीन से पहले ही इस तरह की मंजूरी प्राप्त कर ली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा। भारतीय टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल है और अब विराट ब्रिगेड की नजरें रविवार को सीरीज अपने नाम करने पर है। यह मुकाबला आज 1:40 पर खेला जाएगा। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला किया और तेजस्वी ने बिहार की एनडीए सरकार को निकम्मी और डरपोक करार देते हुए कहा कि बिहार सरकार ने किसानों के पक्ष में धरना देने के लिए उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तेजस्वी ने चुनौती दी है कि अगर इस सरकार में दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखावे, वरना वह खुद ही गिरफ्तारी देंगे। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में से दिल्ली में अब हालात सुधरने लगे हैं। लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण की दर 5% से नीचे रही। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 9,500 के पार पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि सक्रिय मरीजों की दर लगातार दूसरे दिन 5% से नीचे रही। साथ ही रिकवरी रेट भी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कोविड-19 महामारी को फैले हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक इसकी कोई सटीक दवा नहीं बनी है। दुनिया भर में जहां कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर कवायद तेज है, वहीं वैज्ञानिकों ने ऐसी दवा भी खोज निकाली है जो सिर्फ 24 घंटों में कोरोना का इलाज कर सकती है। इस बीच वैज्ञानिकों का दावा है कि एंटीवायरल ड्रग कोरोना को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। इस ड्रग का नाम है मैक 4482। इसको आसान भाषा में मोलनूपिरावीर भी कहा जाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत से भिड़ने के बाद फेमस पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ शनिवार को किसानों के बीच नजर आए। सिंधु बॉर्डर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे दिलजीत ने यहां एक संबोधन भी किया जिसमें उन्होंने किसानों की मांगों को जल्द से जल्द मानने के लिए केंद्र सरकार से अपील की। इसी बीच दिलजीत ने 1 करोड़ रुपए दान भी किए, जिसे लेकर वह चर्चा में बने हुए हैं। वहीं अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए यह साल अच्छा रहा। लॉकडाउन के बावजूद वह ओटीटी स्पेस में बेहतरीन अभिनय के बूते अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रहे। 2020 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने डिजिटल रूप से रिलीज होने वाली फिल्म में रात अकेली और सीरियस मैन में अपनी भूमिकाओं से प्रभावित किया और इसी प्रकार ओटीटी स्पेस में उनके लिए यादगार रहा। कोरोना के कारण देश में किसी हाईकोर्ट जज के निधन का पहला मामला सामने आया है। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति GR उद्वानी की शनिवार को महामारी के चपेट में आने से मौत हो गई। कुछ दिन पहले जस्टिस उद्वानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और उनकी उम्र 59 साल थी।
भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की 6 दिसंबर को पुण्यतिथि है। महान समाज सुधारक और विद्वान बाबा साहेब का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित उनके घर पर हुआ था। वह देश के 14 करोड़ में से 11.69 करोड़ किसानों के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, यानी अब देश के किसानों को अपने खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी है। विश्व मृदा दिवस के मौके पर केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने कृषि सुधारों के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करके महत्वपूर्ण कार्य किया है। हजारों करोड़ रुपए के शारदा पोंजी घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। पत्र में सेन ने कुछ प्रमुख राजनेताओं समेत बहुत सारे प्रभावशाली लोगों पर उससे वित्तीय लाभ लेने का आरोप लगाया है। 2013 के इस घोटाले में मुकदमे का सामना कर रहे सेन ने अपने पत्र में सीबीआई और राज्य पुलिस से उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है जिन्होंने उससे पैसा लिया है। वहीं मिर्जापुर वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन अदाकारी से चर्चा में आई अभिनेत्री अनंत शाह विश्वास ने दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2020 जीत लिया है। विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी अदाकारी के लिए दर्शकों से प्रशंसा पाने वाली अनंत शाह यह प्रतिष्ठित सम्मान मंगलवार को मुंबई में जूरी चॉइस श्रेणी में हासिल किया। वहीं अंग्रेजों के जमाने में बना देश का ऐतिहासिक संसद भवन अब इतिहास के पन्नों में ही मिलेगा। जल्दी देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नए संसद भवन की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को इसका भूमि पूजन करेंगे। इसकी लागत 970 करोड़ रुपए होगी और यह 2022 तक बन सकेगा। नया संसद भवन पूरा बनने में 2 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। यह 10 दिसंबर को होने वाले भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर से मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे होगा। वहीं दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6.62 करोड़ से अधिक हो गई। वहीं वायरस से अब तक 15 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका, भारत, ब्राजील में कोरोना वायरस के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। हालांकि इसकी वैक्सीन जल्द आने की खबर से उम्मीद की किरण भी जागी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले शनिवार तक 24 घंटों में 2,24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 96 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहां पिछले घंटे में 36,000 मामले बढ़े हैं। इसी प्रकार राजस्थान के जिले उदयपुर जिले में पंचायत आम चुनाव 2020 के चौथे और अंतिम चरण में 5 पंचायत समिति शनिवार को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कई मतदान केंद्रों पर महिलाएं समूह के साथ मतदान करने पहुंची। वहीं युवाओं ने भी जोर शोर के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इन पंचायत समितियों में वरिष्ठ जन एवं दिव्यांग मतदाता भी अपना फर्ज निभाने में तत्पर दिखे। वहीं उदयपुर विधानसभा मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रविवार यानी आज सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान केंद्र पर विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ मतदान केंद्रों पर ही मौजूद रहकर मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए नाम जुड़वाने, हटाने और संशोधन के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 2,246 मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियों के नवीनीकरण अभियान 2021 का आयोजन दिनांक 20 नवंबर से 21 दिसंबर 2020 तक किया जा रहा है। वहीं उदयपुर में ही मतदाता साक्षरता क्लब राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तर पर शनिवार को वेबिनार का आयोजन हुआ। वेबिनार का विषय निर्वाचन साक्षरता क्लब एवं मतदाता जागरूकता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 रखा गया। वहीं उदयपुर में ही महिला हिंसा रोकथाम पखवाड़े के तहत शनिवार को महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र महिला थाना पर आयोजित महिला जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को कानूनी अधिकार के बारे में बताया। महिला अधिकारिता के उपनिदेशक संजय जोशी ने महिला उत्पीड़न एवं महिला हिंसा की रोकथाम व महिला सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी और सलाह केंद्र वन स्टॉप सेंटर जिला महिला सहायता समिति के बारे में बताया। महिला थाना से हेड कांस्टेबल पर्वत सिंह ने महिलाओं को थाने में महिला डेस्क के बारे में जानकारी दी। एडवोकेट वर्षा जोशी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया तथा महिला हिंसा के संबंध में विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। केंद्रीय कार्यकर्ता अंजू गुर्जर और सुमन खटीक ने कार्यक्रम का संचालन किया। वहीं राजनीतिक और ठेकेदारों को शोषित वर्ग की हिस्सा आनी नहीं, उससे भी बड़ा समुदाय दिहाड़ी मजदूर भी है। आज संपूर्ण भारत में अगर दिहाड़ी मजदूर की व्यथा कथा सुनो तो हृदय भी पत्थर हो जाए। आज के परिवेश में बिल्डर्स, ठेकेदार, आर्किटेक्ट, सुपरवाइजर
दिहाड़ी मजदूरों का जिस तरीके से पेट काट रहा है, यह व्यथा समाज में नासूर बनती जा रही है। आवश्यकता इसे उजागर करने की और अधिक दिनों तक मजदूरी का सपना दिखाकर उन मजदूरों को बंधुआ मजदूर के तरीके से शोषण हो रहा है, इसको समय रहते अंकुश लगाना नितांत आवश्यक है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सिरोही विधायक संयम लोढ़ा के प्रयासों के वर्षों पूर्व कांग्रेस कार्यालय के आवंटित भूमि पर कांग्रेस कार्यालय भवन का निर्माण निस्संदेह प्रदेश ही नहीं अपितु देश भर के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रेरणा का संदेश देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यालय जरूरतमंद व गरीब लोगों को उन्हें होने वाली परेशानियों से निजात दिलवाने के लिए मददगार साबित होकर जन आस्था का केंद्र बने। मुख्यमंत्री ने लंबे समय के बाद जिले के तमाम कांग्रेस नेताओं को एकजुट कर एक मंच पर लाने के लिए विधायक लोढ़ा को साधुवाद देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सिरोही जिले में कांग्रेस की एकता का सूत्रपात हो गया। वहीं जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में संकाय संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में मानसिक रोगों के लक्षण, कारण और उपाय विषय पर डॉक्टर अमिता जैन ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मानसिक रोगों की बढ़ती संख्या ने व्यक्ति, समाज व देश को प्रभावित किया है। मानसिक रोगों की संख्या वैश्विक महामारी कोविड-19 के बाद तेजी से फैली है। व्यक्ति में भय, तनाव, अनिद्रा आदि के कारण ये रोग तेजी से बढ़ा है। कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर सरोज राय, डॉक्टर आभा सिंह, डॉक्टर गिरिराज भोजक, डॉक्टर गिरधारी लाल, डॉक्टर ममता सोनी, प्रमोद ओला, ललित कुमार आदि उपस्थित रहे। वहीं जैन विश्व भारती संस्थान के अंतर्गत ही विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए संचालित विभिन्न समितियां, प्रकोष्ठों का नवीनीकरण और पुनर्गठन किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।